चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, चलो। तो कल हम लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंशियल, अच्छा थोड़ा सा जो है पासवर्ड जो है अल्फा न्यूमेरिक जनरेट हुआ, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कभी ऐसे अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड जनरेट हो तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज करिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पासवर्ड इनकरेक्ट है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा जब भी मैं आपको पासवर्ड भेजूं जिसमें अल्फाबेटिक भी हो, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स भी हो, तो हमेशा जो आप लेटर्स यूज करेंगे वो कैपिटल लेटर यूज करिएगा। ठीक है, चलिए, इसी वजह से भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए आज। ठीक है, वैसे मैंने उसमें लिख दिया था कि ऑल द लेटर्स विल बी यूज इन द कैपिटल लेटर। ठीक है, चलो। तो हम लोग कल जो है ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंशियल इंपीडेंस निकालने जा रहे थे, और कल मैंने आपको निकाला था कि जो ट्रांसमिशन लाइन का जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होता है, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, उसकी वैल्यू होती है ZS प्लस 2ZM। ट्रांसमिशन लाइन का जो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होता है, जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन से पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या करेगा, पास करेगा, तो उस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कितना इंपीडेंस ऑफर करेगी, दैट इज द Z1। और इसकी वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस जो होता है ZS माइनस ZM, जहां पर ZS आपका सेल्फ इंपीडेंस है जो कि दिया होगा, और ZM आपका म्यूचुअल इंपीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन का, और निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का होता है ZS माइनस ZM। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका इन तीनों सीक्वेंशियल इंपीडेंस में से कौन सा इंपीडेंस बड़ा होता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ट्रांसमिशन लाइन का जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस आपके पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंशियल इंपीडेंस से बड़ा होता है, और ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंशियल इंपीडेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितना बड़ा होता है जीरो सीक्वेंशियल इंपीडेंस, अगर पूछा जाए पॉजिटिव सीक्वेंशियल इंपीडेंस से, तो लगभग ये आपका जो है 3 गुना के आसपास क्या होता है, बड़ा होता है। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों में लगभग 3 गुने का अंतर आता है। ठीक है, और अगर रेंज पूछी जाए तो लगभग आपका जो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होता है वो 2.5 से 3.5 गुना होता है इसका पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस का। इतना कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो है जो सीक्वेंशियल इंपीडेंस, कल हमने ट्रांसमिशन लाइन का सीक्वेंशियल इंपीडेंस निकाला था। ट्रांसमिशन लाइन का जो सीक्वेंशियल इंपीडेंस निकाला था, दिस इज योर सीक्वेंशियल इंपीडेंस। इस सीक्वेंशियल इंपीडेंस में ये क्या लिखा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को। तो जब भी सीक्वेंशियल इंपीडेंस या फिर सीक्वेंशियल इंपीडेंस आपको दिया होगा, तो सीक्वेंशियल इंपीडेंस में ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपके इक्विपमेंट के सीक्वेंशियल या फिर ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंशियल इंपीडेंस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्या साउंड लैग कर रहा है क्या? मेरे ख्याल से साउंड लैग कुछ लोगों का कर रहा है। ठीक है, तो आपकी तरफ से नेटवर्क का इश्यू होगा मेरे ख्याल से, बाकी यहां से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट कनेक्टिविटी है। ठीक है, चलिए, तो मैं लिख रहा हूं, एक बार मैं लिखता हूं सीक्वेंशियल इंपीडेंस को। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का सीक्वेंशियल इंपीडेंस हम लोगों ने निकाला था। ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंशियल इंपीडेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे जेड सीक्वेंस से, एंड दिस इज नथिंग बट ए 3x3 का मैट्रिक्स था। सीक्वेंशियल इंपीडेंस भी एक 3x3 का मैट्रिक्स था। ठीक है, सीक्वेंशियल इंपीडेंस 3x3 का मैट्रिक्स था, जिसमें से जो आपका Z11 पैरामीटर था वो कितना आया था बेटा, ZS प्लस 2ZM। दैट इज 12 पैरामीटर कितना था, 0, और 13 पैरामीटर 0।
2 1 पैरामीटर 0, 2 2 पैरामीटर ZS minus ZM 0 0 0 and this is ZS minus ZM। अब आप देखेंगे कि इसको अभी हम लोग ने थोड़ी देर में देखा कि ZS minus 2 ZM आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होता है, ZS minus ZM आपका पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होता है और ZS minus ZM आपका नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होता है। तो अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंशियल इंपीडेंस को लिखना चाहूं तो ट्रांसमिशन लाइन का जो सीक्वेंशियल इंपीडेंस है वो इस फॉर्मेट का होता है। दिस इज द फॉर्मेट। नाउ दिस इज जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस 0 0। नाउ दिस इज Z1 पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस 0 positive sequence impedance 0 and this is the negative sequence impedance, that is the Z2। तो आपके जब भी सीक्वेंशियल इंपीडेंस दिया जाएगा आपको ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, या फिर सीक्वेंशियल इंपीडेंस जो होंगे डायगोनल एलिमेंट, हमेशा सीक्वेंशियल इंपीडेंस जब आप निकालेंगे तो सीक्वेंशियल इंपीडेंस जो ट्रांसमिशन लाइन का होगा उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, आपके सीक्वेंशियल इंपीडेंस को। These are the diagonal element. These are the diagonal element. Diagonal element in the sequential impedance matrix represent the sequence impedance or represent the सीक्वेंस इंपीडेंस। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सीक्वेंशियल इंपीडेंस मैट्रिक्स जो होगा, सीक्वेंशियल इंपीडेंस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सीक्वेंस इंपीडेंस को। ये जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होगा, Z11 जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करेगा, Z22 पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करेगा और Z22 आपका नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल लिखना है, देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट in the sequential impedance matrix represent the sequence impedance। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दूसरा चीज को, जो सीक्वेंशियल इक्वेशन होंगी या फिर जीरो सीक्वेंस इक्वेशन या फिर जो सीक्वेंशियल नेटवर्क होंगे, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जब मैं बनाऊंगा, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जब बनाऊंगा और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाऊंगा, तो ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। जीरो सीक्वेंस को अगर आप जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में वर्किंग कर रहे हैं तो आपको केवल जीरो सीक्वेंस, अगर मान लो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज निकालना है तो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज को निकालने के लिए आपको जीरो सीक्वेंस करंट की ही जरूरत पड़ने वाली है और किसी सीक्वेंशियल करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिव सीक्वेंस ड्रॉप को निकालना चाहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को निकालना चाहते हैं, तो आपको केवल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की ही जरूरत पड़ेगी। और अगर आप जो है नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप को निकालना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट का ही जरूरत पड़ने वाला। बिल्कुल लिखना है, इस चीज को लिखना है, इस चीज को लिखना है। चलो, तो मैं सेम इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। सीक्वेंशियल वोल्टेज, कल मैंने आपको बताया था, that is sequential voltage drop matrix is equal to होता है sequential impedance multiplied by sequential current matrix। कल मैंने ये लिखा हुआ था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सीक्वेंशियल नेटवर्क जो होंगे
वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने वाले। हो गया क्या? आगे चले, हो गया? चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा, आगे चलते। हो गया? इंटीमेट करें बेटा। आ जाइए। चलिए, तो कल हम लोगों ने देखा था बेटा, यहां पर देखिए आपने इक्वेशन लिखी थी, दैट इज sequential voltage drop matrix. Hello, sequential voltage drop matrix is equal to sequential voltage drop matrix is equal to sequential impedance matrix into sequential current matrix. ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी है, इसी इक्वेशन को मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, चलिए, कल मैंने लिखा था, आप जरा देखिएगा, तीनों सिक्वेंशियल सर्किट को मैं एनालाइज करने जा रहा हूं। तीन सीक्वेंशियल नेटवर्क बनेंगे, एक तो जीरो सीक्वेंस, एक तो पॉजिटिव और निगेटिव। अगर मुझे जीरो सीक्वेंस वोल्टेज करंट चाहिए तो क्या मुझे और किसी सीक्वेंशियल कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली कि नहीं? अगर नहीं पड़ने वाली तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए अगर जीरो सीक्वेंस पैरामीटर की जरूरत है तो वो इंडिपेंडेंट सर्किट होगा। पॉजिटिव के लिए अगर कुछ पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है तो वो आपका इंडिपेंडेंट सर्किट होगा। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सीक्वेंशियल इंपीडेंस ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सीक्वेंशियल इंपीडेंस में जब आपने सीक्वेंशियल इंपीडेंस निकाला है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने से केवल जीरो सीक्वेंस का करंट, अगर जीरो सीक्वेंस ड्रॉप निकालेंगे तो जीरो सीक्वेंस करंट से ही मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस को निकालेंगे तो पॉजिटिव सीक्वेंस से ही मल्टीप्लाई होगा, निगेटिव सीक्वेंस जब ड्रॉप निकालेंगे तो निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस निगेटिव सीक्वेंस करंट से ही मल्टीप्लाई होगा। देखते जाइए, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो आपका ओरिजिनल थ्री फेज नेटवर्क था, अनबैलेंस थ्री फेज नेटवर्क, वो आपका कपल्ड इक्वेशन था। लेकिन अगर मैं सीक्वेंशियल नेटवर्क को बनाऊंगा तो वहां से तीन ही इक्वेशन आएंगे, लेकिन वो अनकपल्ड इक्वेशन होंगे। ठीक है, देखिए जरा, आपने लिखा था, लिखते जाइएगा, ये नहीं कि आप लिख चुके हैं। ठीक है, समझते जाइए, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूं, क्यों हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो समझेंगे तभी आप चीजें पढ़ पाएंगे। नाउ दैट इज, आपने लिखा था sequential voltage drop, sequential voltage drop matrix is equal to, आपने लिखा था sequential impedance multiplied by sequential current matrix, ये लिखा था ना। इसी चीज को अब थोड़ा सा सारी वैल्यू रखते हैं, इसको भी थोड़ा सा ओपन करते हैं। sequential drop matrix, ध्यान से देखिएगा, sequential drop matrix, sequential voltage drop matrix। पहले कौन सा बेटा सीक्वेंशियल ड्रॉप होगा? जीरो, फिर पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। मैं हमेशा पहले जीरो सीक्वेंस वोल्टेज लिखूंगा, फिर पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज लिखूंगा, फिर नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप लिखूंगा। ठीक है, कई बार किताबों में आपका पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर जीरो लिखते हैं, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं 012, जो कि स्टैंडर्ड हमेशा स्टैंडर्ड बुक में होता वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वोल्टेज जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप। हेलो, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप, फिर पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप, एंड दिस इज आपका नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप। क्योंकि आपके तीनों वोल्टेज आपके कैसे, तीनों फेज अनबैलेंस है, तो आपके आर फेज में पॉजिटिव सीक्वेंस करंट भी फ्लो करेगा, और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की वजह से या फिर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होगा, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप आएगा आर फेज में। आर फेज में ही आपका पॉजिटिव सीक्वेंस करंट भी फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है, तो आपका आर फेज में ही पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और आर फेज में ही दैट इज नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें, ड्रॉप क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप इसको लिखना चाहें तो दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज, दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन जीरो सीक्वेंशियल वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन जीरो सीक्वेंशियल वोल्टेज। ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप। ये लिखा है जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप, आर फेज का जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप। उसी तरह आपका आर फेज में
पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालना। पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेंडिंग इन पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। ठीक है, ये आपका क्या लिखा है? ये आपका लिखा है पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप। और उसी तरह अगर निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप लिखना चाहते हैं तो सेंडिंग इन नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज। चलो ध्यान से देखिए जरा, यहां पर ध्यान से देखिए, सीक्वेंशियल इंपीडेंस को मैं लिखने जा रहा हूं। अगर सीक्वेंशियल इंपीडेंस को जब मैं लिखूंगा, हेलो, सीक्वेंशियल इंपीडेंस ये लिखा हुआ है। सीक्वेंशियल इंपीडेंस में ये पॉजिटिव, ये जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और ये नेगेटिव। तो मैं Z0, Z1, Z2 ये वैल्यू नहीं यूज करके मैं लिख रहा हूं ये आपका ZS + 2ZM आपका जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां मैं लिख रहा हूं दिस इज, जो आपका सीक्वेंशियल इंपीडेंस आया था उसमें केवल डायगोनल एलिमेंट थे, और पहला जो डायगोनल एलिमेंट था Z11 वो रिप्रेजेंट कर रहा था जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस को। डायगोनल एलिमेंट थे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो थे। आपका Z22 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और Z33 आपका नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। सीक्वेंशियल, दिस इज द सीक्वेंशियल करंट मैट्रिक्स। जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, एंड दिस इज द नेगेटिव सीक्वेंस करंट। अब जरा देखिए, मैं आर से ध्यान से देखिए, मैं आपके जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप को निकाला। जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप को निकालने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। इन तीनों को यहां पर उठाइए और यहां पर रख दीजिए। ध्यान से देखिए, जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, एंड दिस इज द नेगेटिव सीक्वेंस करंट। तो जब बेटा आप जो है आप जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप को निकालेंगे, हेलो, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप को जब निकालेंगे तो क्या होगा? ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, और जब ऐड होंगे, देखो ये इससे जीरो सीक्वेंस करंट जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस से मल्टीप्लाई होगा। आपका जीरो मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव से, जीरो मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव, तो ये तो जीरो हो जाएगा। केवल क्या बचेगा? दैट इज नथिंग बट द Z0 इनटू आपका जीरो सीक्वेंस करंट, और ये क्या हो जाएगा? जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप। तो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो आएगा जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय जीरो सीक्वेंस करंट। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं आपके जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप को निकालना चाहता हूं तो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप को निकालने के लिए आपको जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस चाहिए और जीरो सीक्वेंस करंट चाहिए। क्या मुझे पॉजिटिव और निगेटिव का कोई पैरामीटर चाहिए? अगर मैं जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप को निकालने जा रहा हूं, जैसे थ्री फेज क्या होते थे आर वाई पे, तो आप देखेंगे अगर अनबैलेंस सिस्टम हो तो आर फेज के वोल्टेज ड्रॉप को निकालने के लिए आपको आर फेज, वाई फेज, बी फेज का करंट चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे अगर मुझे सीक्वेंशियल कंपोनेंट निकालने हैं, जीरो सीक्वेंस का अगर वो वोल्टेज ड्रॉप निकालना, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस और जीरो सीक्वेंस करंट पे ही क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। अगर आपको जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस और जीरो सीक्वेंस करंट मालूम है तो आप जीरो सीक्वेंस ड्रॉप को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ना तो किसी पॉजिटिव इंपीडेंस की जरूरत है, ना तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की जरूरत है। जीरो सीक्वेंस के लिए आपको पॉजिटिव और निगेटिव से कोई भी मतलब नहीं। उसी तरह अगर मैं जो है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस, अगर मैं आपका पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप निकालू, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप निकालूंगा तो आप देखेंगे ये केवल Z1 से मल्टी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे और ऐड कर देंगे। तो दिस इज नथिंग बट द पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। तो आपका जो है जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो केवल और केवल पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पर निर्भर कर रहा है। पॉजिटिव सीक्वेंस पैरामीटर केवल पॉजिटिव सीक्वेंस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, जीरो सीक्वेंस पैरामीटर केवल जीरो सीक्वेंस पैरामीटर पे ही डिपेंड कर। उसी तरह अगर मैं नेगेटिव सीक्वेंस ड्रॉप निकालू, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप निकालू, तो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट इक्वल टू, आप देखेंगे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से नेगेटिव सीक्वेंस करंट होगा, बाकी ये जीरो हो जाएंगे। दिस इज नथिंग बट द Z2 into IR2। और अगर आप नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हो तो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंशियल जीरो सीक्वेंस सर्किट
पॉजिटिव सीक्वेंस सर्किट और निगेटिव। अगर आपको जीरो सीक्वेंस का कोई भी पैरामीटर चाहिए तो आपको केवल जीरो सीक्वेंस सर्किट को ही कंसीडर करना है। पॉजिटिव सीक्वेंस का कोई भी सर्किट निकालना है तो आपको पॉजिटिव सीक्वेंस का ही पैरामीटर चाहिए, और आपको अगर दैट इज नथिंग बट द आपको निगेटिव सीक्वेंस कोई भी पैरामीटर निकालना है, चाहे ड्रॉप निकालना हो, इंपीडेंस निकालना हो, निगेटिव सीक्वेंस करंट निकालना हो, तो आपको निगेटिव सीक्वेंस सर्किट को ही क्या करना कंसीडर। कोई भी सीक्वेंशियल नेटवर्क के पैरामीटर निकालने के लिए उसी सीक्वेंशियल नेटवर्क को ही कंसीडर करना। ये तीनों इक्वेशन क्या एक दूसरे से लिंक है, क्या कपल्ड है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं, ये इक्वेशन बिल्कुल अलग है, ये इक्वेशन बिल्कुल अलग है, ये इक्वेशन बिल्कुल। तो ये तीनों के तीनों इक्वेशन आपकी कैसी इक्वेशन है? इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो जो सीक्वेंशियल नेटवर्क होंगे, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ये तीनों नेटवर्क आपके कैसे होंगे? डिसकपल्ड। ये आपकी कैसी है बेटा? अनकपल्ड इक्वेशन है। सीक्वेंशियल इक्वेशन आर अनकपल्ड, इनके बीच में कोई भी आपका रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट। लिखिए जरा, सीक्वेंशियल इक्वेशंस ऑल द, यहां भी देखिए सीक्वेंशियल इक्वेशन में भी तीन इक्वेशन है, और जब मैंने आपका जो है तीन फेज की इक्वेशन बनाई थी, अनबैलेंस इक्वेशन बनाई थी, तीन फेज की इक्वेशन बनाई थी, यहां भी तीन ही इक्वेशन। हेलो, जब मैंने फेज के वोल्टेज निकाले थे, फेज का किसी भी फेज का जो ड्रॉप था वो अदर फेज के करंट पे डिपेंड कर रहा था, किसी भी फेज का जो ड्रॉप था वो अदर फेज के करंट पे क्या कर रहा था? डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो दीज आर द अनकपल्ड सीक्वेंशियल इक्वेशन। वहां भी तीन इक्वेशन थी और यहां भी सीक्वेंशियल नेटवर्क में तीन ही इक्वेशन है, बट दे आर अनकपल्ड। अनकपल्ड, इनके बीच में कोई भी आपका जो है रिलेशन नहीं है, ये तीनों डिसजॉइंट है। इनको सॉल्व करना आसान है, इसमें डायरेक्टली एक इक्वेशन से आपका कोई भी एक पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पर तीनों को एक साथ सॉल्व, ऑल द थ्री सीक्वेंशियल इक्वेशंस आर अनकपल्ड इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? अनकपल्ड इक्वेशन है, और अनकपल्ड इक्वेशन को सॉल्व करना क्या होता है? आसान होता है। तो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है एज कंपेयर टू वो आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, कपल्ड इक्वेशन। अनबैलेंस सिस्टम में अगर सॉल्विंग करेंगे अनकपल्ड इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर उन्हीं इक्वेशन को मैं सिक्वेंशियल कंपोनेंट में क्या कर दूं? कन्वर्ट कर दूं, तो भी तीन इक्वेशन आएंगे, लेकिन तीन इक्वेशन कैसी होंगी? अनकपल्ड इक्वेशन होंगी। इनको सॉल्व करना आसान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अपने अनबैलेंस सिस्टम को अनबैलेंस कंडीशन में इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसके क्या करेंगे? सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाएंगे। सीक्वेंशियल नेटवर्क से सीक्वेंशियल इक्वेशन आएंगे और ये आपकी कैसी होंगी? अनकपल्ड इक्वेशन होगी। और यहां से हम लोग चीजें क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? देवेश कुमार, चलो लिखे जरा, अनकपल्ड इक्वेशन टू सॉल्व the uncoupled equation are easy। इन इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, तो नोट करके लिख लेते हैं। योर मीटिंग विल बी एंड विद 10 मिनट्स। मेरे ख्याल से आज कुछ जो है कुछ अलग जो है इन्होंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है। तो मीटिंग शायद 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो मैं एक नई मीटिंग जनरेट करके आपको आईडी पासवर्ड भेज दूंगा जैसे ही मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको तुरंत आईडी पासवर्ड भेजूंगा। आज लगता है मैंने जो है लॉगिन नहीं किया, तो आप तुरंत आईडी जनरेट कर लेंगे। मुझसे शायद गलती होगी, आज जनरेट कर तभी जो है पता नहीं कैसा जो है पासवर्ड भी जनरेट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या है ना कि जो है ऑफिस में रहता है रीजनिंग के लिए, तो उन्होंने पता नहीं क्या कलाकारी कर दी, सेटिंग से छेड़छाड़ करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं इमीडिएटली नई मीटिंग भेजूंगा, यू कैन बी ज्वाइन द मीटिंग, ठीक है। 10 मिनट तक हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलो नोट करके लिखें। इस नोट के बाद मैं नई मीटिंग जनरेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए लिखें। जो ओरिजिनल 3 फेज सिस्टम था, अच्छा इक्वेशन भी क्लियर होंगी आपको। ट्रांसमिशन लाइन में मैंने इक्वेशन निकाले, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप मैंने ट्रांसमिशन लाइन का निकाला है, दैट इज नथिंग बट जीरो सीक्वेंशियल इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय जीरो। इस इक्वेशन से हम सर्किट बनाएंगे। जीरो सीक्वेंशियल
हेलो, जीरो सीक्वेंशियल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो सीक्वेंशियल इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय जीरो सीक्वेंशियल करंट। अगर आपको इक्वेशन मालूम है तो क्या जीरो सीक्वेंस आप सर्किट नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे। यहां पर पॉजिटिव सीक्वेंस की इक्वेशन आपको मालूम है तो यहाँ से पॉजिटिव सीक्वेंस हम लोग सर्किट बनाएंगे ट्रांसमिशन लाइन को, यहाँ से निगेटिव सीक्वेंस सर्किट बनाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशन का यूज करके सर्किट बनाने जा रहा हूं, नोट करके पहले लिखें। इन द ओरिजिनल three phase unbalanced system, in the original three phase unbalanced system, the three phase equations या फिर three phase equation बोली, फिर three phase, the three phases, that is R phase, Y phase, and that is the B phase, are mutually jointed network। अगर नेटवर्क ज्वाइंट होंगे, म्यूचुअली ज्वाइंट होंगे, तो इक्वेशन में म्यूचुअली ज्वाइंट होंगी, आर म्यूचुअली ज्वाइंट नेटवर्क। but three sequential but the sequential equations, but all the three equations, but all the three sequential equation are but all the three sequential equation are not mutually joint equation, so that we can say that अगर बेटा इक्वेशन सीक्वेंशियल इक्वेशन आपस में ज्वाइंट नहीं है, म्यूचुअली ज्वाइंट नहीं है, तो क्या सर्किट म्यूचुअली ज्वाइंट होंगे? नहीं होंगे, तीनों सर्किट भी अलग अलग होंगे, इंडिपेंडेंट। सो दैट वी कैन से दैट all the three sequential circuits are not mutually jointed। अगर म्यूचुअली ज्वाइंटेड नहीं है, फिर अनकपल्ड है, म्यूचुअली ज्वाइंटेड और अनकपल्ड। hence it is easy to work with mutually disjointed नेटवर्क। तो हमें जो म्यूचुअली डिसजॉइंट नेटवर्क है उनमें वर्किंग करना आसान है एज कंपेयर टू म्यूचुअली ज्वाइंट नेटवर्क, rather than mutually joint नेटवर्क। म्यूचुअली ज्वाइंट नेटवर्क की अपेक्षा आपका जो है
म्यूचुअली डिसजॉइंट नेटवर्क में वर्किंग करना क्या होगा, आसान होगा। म्यूचुअली डिसजॉइंट नेटवर्क कौन से होते हैं, सीक्वेंशियल नेटवर्क। तो हम लोग कभी भी अनबैलेंस सिस्टम के ओरिजिनल सिस्टम में वर्किंग नहीं करेंगे, हमेशा सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाएंगे। सीक्वेंशियल नेटवर्क म्यूचुअली ज्वाइंट नेटवर्क, डिसजॉइंट नेटवर्क होंगे, और वहां से हम लोग जो है चीजें क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो, अब मैं आपके सर्किट बना दिया, ध्यान सुनिएगा जरा। सर्किट कैसे बनेगा चाहिए बताइए। जो आपने सिस्टम था, अनबैलेंस सिस्टम था, तो तीनों रादर देन का मतलब होता है, रादर देन का मतलब होता है कि छोड़ के, दैट इज आपको जो है म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब सीक्वेंशियल नेटवर्क में वर्किंग करना आसान होगा किसकी अपेक्षा, रादर देन का मतलब म्यूचुअली ज्वाइंट नेटवर्क की अपेक्षा। रादर देन का मतलब है कि दैट इज म्यूचुअली ज्वाइंटेड नेटवर्क की अपेक्षा आपको म्यूचुअली डिसजॉइंट नेटवर्क में वर्किंग करना आसान। तो अपेक्षा बोल सकते हैं, समझे मेरा कहने का मतलब। आशय विकास वर्मा, ठीक है। रादर देन या फिर यू कैन बी कुछ भी वर्ड यूज कर लो, ठीक है। रादर देन का मतलब अपेक्षा, ठीक है। आप जो है म्यूचुअली ज्वाइंट नेटवर्क की अपेक्षा म्यूचुअली डिसजॉइंट नेटवर्क में वर्किंग करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। चलो यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये बताइए, ये जो आपने जो है जीरो सीक्वेंस वोल्टेज लिखा है वो किस फेज का लिखा है? हेलो, ये जीरो सीक्वेंस वोल्टेज जो लिखा है वो किस फेज का लिखा है? आर फेज का लिखा है। तो अच्छा, ये फेज का ड्रॉप है ना, जीरो सीक्वेंस फेज का ड्रॉप है। तो जो हम नेटवर्क बनाएंगे ना, वो हमेशा पर फेज, आर फेज का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे। आर फेज में तीनों आपके सीक्वेंशियल कंपोनेंट है। आप आर फेज का जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाएंगे, आर ही फेज का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, और आर ही फेज का निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। जो आर फेज के पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए रिजल्ट आएंगे वही आपके वाई फेज के पॉजिटिव और वही बी फेज के पॉजिटिव के लिए भी ट्रू हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड वाइज बैलेंस होते हैं तीनों, तीनों निगेटिव। आर फेज का आपने क्या कर दिया, निगेटिव सीक्वेंशियल वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिया, तो आप वाई फेज का और बी फेज का भी निगेटिव सीक्वेंशियल ड्रॉप निकाल, क्योंकि निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट आपस में बैलेंस होंगे। जितना मैग्नीट्यूड आर फेज का आएगा उतना ही बी फेज का आएगा। तो यहां पर फेज एनालिसिस करेंगे, यहां भी पर फेज। और ये बताइए, अगर आपने आर फेज का जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट निकाल लिया तो वाई फेज का भी उतना होगा, बी फेज का, तो यहां भी पर फेज एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए जो है जब भी आप जो है जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाएंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे और निगेटिव, वो पर फेज बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों सिस्टम आर फेज का पॉजिटिव, वाई फेज का पॉजिटिव और बी फेज का पॉजिटिव, ये तीनों आपस में बैलेंस होंगे। बैलेंस का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज आपके सारे सारे पॉजिटिव सीक्वेंस हर एक फेज के बराबर आएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पर फेज एनालिसिस करने जा रहा हूं मैं हर एक फेज के लिए। ये नहीं कि वाई फेज का जीरो का अलग बनाएंगे, बी फेज का, भाई एक फेज का बना लीजिए। जो रिजल्ट आर फेज के जीरो सीक्वेंशियल की आएगा सेम वाई फेज और बी फेज। उसी तरह पॉजिटिव सीक्वेंस में भी एक ही फेज के लिए बनाएंगे, आर फेज के लिए, और निगेटिव के लिए भी एक ही फेज का बनाएंगे। बाकी सारे रिजल्ट उसी के लिए क्या हो जाएंगे, आपके एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। चलिए मैं मीटिंग जनरेट कर देता हूँ, नहीं तो जो है बीच में मान लीजिए, मान लो आपकी मीटिंग बंद हो जाएगी पढ़ाते हुए, ठीक है। मैं मीटिंग डिस्क्लोज कर रहा हूँ अभी, इमीडिएटली जनरेट करके भेज रहा हूँ, ठीक है। चलो 5 मिनट का जो है डिस ब्रेक होगा।
चलिए, जूम में कुछ टेक्निकल एरर दिखा रहा है जो है, और अभी मैंने फोन किया था उनके कस्टमर केयर में, तो शायद वीकेंड पे जो है ये फॉल्ट सुधर नहीं पाएगी। तो अभी जो है 40-40 मिनट के सेशन में ले रहा हूँ, क्योंकि 40 मिनट बाद ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं है क्लास पोस्टपोन करे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसी मीटिंग बंद होगी मैं आपको तुरंत ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट करके भेज दूंगा। मंडे को ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप हेडेक नहीं लीजिएगा अगर आपकी मीटिंग बंद हो जाए, ठीक है। एक बार मेरे पास मैसेज आएगा तो मैं आपको पढ़ के ही बता दूंगा मीटिंग इतनी देर के बाद बंद होने वाली, तो आई कैन बी अगेन, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, केवल 2 दिन की बात है, ठीक है। चलो, क्योंकि क्लास बंद करने से अच्छा है कि थोड़ा सा जो है दिक्कत सह ली जाए, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर जो है आपकी ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाने जा रहे हैं कि जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क कैसा बनेगा, ठीक है। जीरो सीक्वेंशियल इक्वेशन आपको मालूम है ट्रांसमिशन लाइन की, पॉजिटिव सीक्वेंशियल इक्वेशन मालूम है और निगेटिव सीक्वेंशियल इक्वेशन मालूम है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क बना रहे हैं। ये हमेशा कैसा नेटवर्क बनेगा, पर फेज नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालें, दैट इज हेडिंग डालें पर फेज। सर तब क्लास अपलोड कर, हाँ क्लास में अपलोड कर दूंगा, क्लास की कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, केवल इंटरप्ट होगा कि आपकी मीटिंग बंद होगी, मैं आपको नया आईडी पासवर्ड भेजूंगा, ठीक है। कुछ जूम की तरफ से दिक्कत है, ठीक है, कुछ लाइसेंस को लेके। अभी कस्टमर मेरे केयर में फोन किया था तो वो अवेलेबल नहीं है वीकेंड पे, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी, अमेरिका में वीकेंड पे ऑफ होता है, ठीक है। तो वीकेंड पे काम नहीं हो पाता ये वाला जो है, ठीक है। चलो, यहां लिख रहे हैं, हेडिंग डालें पर फेज पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क, सीक्वेंशियल नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस, सर आप मशीन की क्लास में, हाँ मशीन की क्लास में ले लूंगा, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ जो है, ठीक है। मैं मशीन की क्लास आपकी 100% मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिख के भी नहीं भेजा है, ठीक है। मशीन की क्लास आपकी मंडे से हर हालत में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उसमें भी देखो मंडे को मॉर्निंग में दिक्कत रहेगी, ठीक है। 40-40 मिनट के 2 सेशन में ले लूंगा और मंडे की शाम तक प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो, पर फेज पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये बताओ ट्रांसमिशन लाइन की पॉजिटिव सीक्वेंस इक्वेशन बताओ क्या होती है। आपने देखा है कि ट्रांसमिशन लाइन का जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, वो 2 पॉइंट के कौन से पोटेंशियल मालूम थे, सेंडिंग एंड रिसीविंग, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दैट इज सेंडिंग इन पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। हाँ डिजिटल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल मैंने रोक दिया है आपका जो है, ठीक है, इसी में चल रहा है, इसी से आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं लेक्चर आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, यूटिलाइजेशन की क्लास में उसकी जगह लूंगा, डिजिटल की जगह, ठीक है। आप देखेंगे मैंने आपको मैसेज में डिजिटल नहीं भेजा है, ठीक है। दैट इज वोल्टेज ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव, अच्छा वोल्टेज ड्रॉप लिखना है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, स्टैंडिंग इन वोल्टेज, स्टैंडिंग इन पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, या फिर इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन माइनस इनटू पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको सर्किट बनाना है, क्या सर्किट बना पाएंगे, क्या सर्किट बना पाएंगे, ये इक्वेशन लिखिए, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज या फिर इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं इस इक्वेशन से सर्किट बनाने जा रहा हूं, तो आपके पास 2 एंड है, सेंडिंग इन का पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज मालूम है, सेंडिंग इन का रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस पर फेज बना रहा हूं, पर फेज होता है फेज और ग्राउंड के बीच का आपका जो है, जब भी पर फेज मॉडल में फेज और दैट इज क्या बोलते हैं ग्राउंड, रेफरेंस जो होगा दैट इज द ग्राउंड, जिसको ग्राउंड
या फिर जीरो पावर बस। जीरो पावर बस को हम मानते हैं जीरो पोटेंशियल, ठीक है। चलो यहां मैं बना रहा हूं, पर फेज मॉडल बनाने जा रहा हूं। ये आपका हुआ, दिस इज योर जीरो पावर बस, या फिर आप इसको मान सकते हैं ग्राउंड पोटेंशियल। हमेशा कोई भी चीज पर फेज में जो आपका मॉडल होता है वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। इसको बोलते हैं जीरो पावर बस, जो कि किस पोटेंशियल पे मानते हैं, दैट इज जीरो पोटेंशियल, ठीक है। जीरो पावर बस मतलब इसकी पावर जीरो होगी, करंट तो जीरो होने नहीं वाला, तो पावर जीरो होने के लिए वोल्टेज जीरो होगा। वोल्टेज जीरो मतलब जीरो पोटेंशियल, ठीक है। क्या मेरी बात समझ है? अर्थ के रिस्पेक्ट में, आप इसको अर्थ भी बोल सकते हैं, जीरो पावर बस बोलिए या फिर अर्थ बोलिए, बात एक ही है। जीरो पावर बस या फिर हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में पर फेज मॉडल बनाते हैं और इसका पोटेंशियल होता है जीरो वोल्ट, ठीक है। अब ये बताइए आपको, एक इनपुट साइड है, इनपुट साइड का पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज मालूम है और आउटपुट साइड का पॉजिटिव, या फिर सेंडिंग इन साइड। नाउ सेंडिंग इन साइड ये है, सेंडिंग इन साइड का। अच्छा ये ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करें, ट्रांसमिशन लाइन, चलो ट्रांसमिशन लाइन बना देते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट साइड है और ये ट्रांसमिशन लाइन का आउटपुट साइड है। ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट साइड का वोल्टेज कितना है, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है VR1, और निगेटिव आपका रिसीविंग या फिर आउटपुट साइड का पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है VR1 डैश, ठीक है, VR1 डैश। इसको आप लिखिए प्लस और इसको लिखिए माइनस, इसको लिखिए प्लस, इसको लिखिए माइनस। ट्रांसमिशन लाइन से पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज में, हेलो, पॉजिटिव सीक्वेंस सर्किट में ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन का वोल्टेज ये दिया है, रिसीविंग इन का वोल्टेज ये दिया है। सेंडिंग इन का वोल्टेज कितना है, दैट इज VR1। पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज सेंडिंग इन का ये है, रिसीविंग इन का पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में ट्रांसमिशन लाइन से कौन सा करंट पास करेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पास करेगा। पॉजिटिव सीक्वेंस सर्किट में हर चीज पॉजिटिव, वोल्टेज का भी पॉजिटिव कंपोनेंट देखें, करंट का भी पॉजिटिव। ट्रांसमिशन लाइन से कौन सा करंट पास करेगा बेटा, ट्रांसमिशन लाइन से पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पास करेगा। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में कौन सा करंट पास करेगा, पॉजिटिव। और बेटा ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट जब ट्रांसमिशन लाइन से पास करेगा तो ट्रांसमिशन लाइन इस करंट के लिए कितना इंपीडेंस ऑफर करेगी, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं, नाउ दिस इज द पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z1 से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z1 से। और बेटा इस पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से कौन सा करंट पास करेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पास करेगा। जब ट्रांसमिशन लाइन से पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पास करेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पास करेगा, तो ये ट्रांसमिशन लाइन पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफर करेगी, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी होगी, ZS माइनस ZF। अच्छा ये बताओ, जब ये करंट इससे पास करेगा तो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस में क्या होगा, ड्रॉप होगा, दिस इज द ड्रॉप। क्या आप जो है ये इस सर्किट से क्या इस इक्वेशन को बना सकते हैं, सेम ये जो सर्किट है, क्या इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ केवीएल अगर मैं लगा दूंगा, ध्यान से देखिए, केवीएल लगा दूंगा, सेम इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन से ये सर्किट में, दिस इज नथिंग बट द पर फेज पॉजिटिव सीक्वेंस सर्किट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का जब आप क्या करते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन को उसके पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में ट्रांसमिशन लाइन का जब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन को उसके पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे। उस समय ट्रांसमिशन लाइन से कौन सा करंट पास करेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पास करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो मैं इस सर्किट से इस इक्वेशन को लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। नाउ ये बताइए, करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या होगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप अगर लिखना चाहते हो तो हायर, करंट की डायरेक्शन जब से ये हायर हो गया तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VR1 माइनस VR1 डैश। और बेटा करंट मानो इंपीडेंस, जितना ये ड्रॉप होगा उतना ही ड्रॉप आपका, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में जो ड्रॉप हो रहा है वो किसके बराबर होगा, जितना इस इंपीडेंस में ड्रॉप होगा। तो दैट ट्रांसमिशन लाइन में कितना ड्रॉप हो रहा है, सेंडिंग इन से रिसीविंग या फिर इनपुट से आउटपुट, VR1 माइनस VR1 डैश। और ये ड्रॉप है वो कितने के बराबर होगा, इस इंपीडेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा, इंपीडेंस के क्रॉस ड्रॉप कितना, करंट इनटू इंपीडेंस। या फिर केवीएल लगा डाल, अगर किसी को दिक्कत है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ पर केवीएल इक्वेशन लगाओ। केवीएल इक्वेशन जब लगाओगे तो यहां से जब चलोगे तो पहले कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन, प्लस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। फिर आप आगे चलेंगे कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन, इस वोल्टेज को आप प्लस साइन के साथ लिखेंगे।
VR1 डैश, फिर आप आगे चलेंगे, जब आगे चलेंगे तो पहले माइनस साइन मिलेगा, दैट इज VR1, और जहां से चले थे वहीं पर आ गए, मेस कंप्लीट एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और लूप कितना हो जाएगा 0। और बेटा यहां से जब आप निकालेंगे सर फॉल्ट एनालिसिस का प्रीवियस, अरे भैया फॉल्ट एनालिसिस का प्रीवियस वीडियो ऐड कर दिया है, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनमें स्विच गियर प्रोटेक्शन से मैंने फॉल्ट का अलग से लेक्चर बना दिया है, फोल्डर बना दी, उसमें देख सकते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके ट्रांसमिशन लाइन वाले फोल्डर में मैंने फॉल्ट का लेक्चर बना, वो फोल्डर बना दिया। यहां से अगर निकाले तो इनको जरा राइट साइड पे लेके जाइए, तो दैट इज इक्वल टू sending in positive sequence voltage minus receiving in positive sequence voltage, that is nothing but the positive sequence impedance multiplied by positive sequence current. Now this is the equation, और सेम सर्किट से देखिए इक्वेशन, तो अगर आपको बेटा इक्वेशन मालूम है तो इक्वेशन से आपने सर्किट बनाया, दिस इज नथिंग बट द पर फेज पॉजिटिव सीक्वेंस सर्किट। तो पर फेज जब आप जो है पॉजिटिव सीक्वेंस, हमेशा ट्रांसमिशन लाइन का जब फॉल्ट होगी ना तो तीनों सीक्वेंशियल नेटवर्क देगा, अगर नहीं देगा तो फार्मूला आपके पास है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस क्या होता है, Z1 से रिप्रेजेंट करते उसकी वैल्यू ZS माइनस ZM होती है, ZS और ZM देगा सेल्फ इंपीडेंस और म्यूचुअल इंपीडेंस। उसके बाद नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस भी आपको देगा, नहीं देगा तो आपको सेल्फ और म्यूचुअल देगा, और जीरो सीक्वेंस देगा, नहीं देगा तो आपके पास वैल्यू है। तो जब पॉजिटिव सीक्वेंस आप जो है नेटवर्क बनाएंगे, पर फेज पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, तो पर फेज पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में आप ट्रांसमिशन लाइन को उसके पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस, और इस पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से कौन सा करंट पास कराएंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पास करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो अब हम लोग दूसरा मॉडल, ये पर फेज मॉडल है, दिस इज द पर फेज, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है, जिसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड से जब भी करंट पास करेगा तो ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है, तो उसको बोलेंगे जीरो पावर बस, ग्राउंड इज आल्सो नोन एज जीरो पावर बस। बनाइए इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले नेगेटिव सीक्वेंस सर्किट बनाने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन का। दिस इज योर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। चलो हो गया, आगे चले, आ जाइए। नेक्स्ट लिखिए, दैट इज पर फेज नेगेटिव सीक्वेंशियल सर्किट, पर फेज नेगेटिव सीक्वेंशियल सर्किट या फिर नेटवर्क, पर फेज नेगेटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के जब नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में कुछ नहीं करना, ट्रांसमिशन लाइन को उसके नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से रिप्लेस कर देना, जो कि Z2 होगा। कितना करंट पास करेगा, नेगेटिव सीक्वेंस करंट जब पास करेगा तो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफर करेगा, तो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से नेगेटिव सीक्वेंस करंट को ही पास कराना है। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं। हेलो नेगेटिव सीक्वेंस, हेलो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप जब निकालेंगे, हेलो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आएगा, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव सीक्वेंस करंट, दैट इज नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दैट इज नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ऑफ सेंडिंग इन माइनस नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ऑफ रिसीविंग, या फिर इनपुट माइनस आउटपुट। कितना होगा बेटा, दैट नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव सीक्वेंस करंट। ये आपके पास इक्वेशन है, इससे सर्किट को ड्रॉ करना है। तो चलो पर फेज मॉडल है ना, पर फेज मॉडल हमेशा किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ग्राउंड को बोलते हैं दैट इज जीरो पावर बस। न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ड्रॉ नहीं करते हैं, अगर न्यूट्रल का पोटेंशियल जीरो है तो ग्राउंड समझा जाएगा, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर फेज मॉडल ड्रॉ किया जाता है। अनबैलेंस सिस्टम है, न्यूट्रल इज नॉट एट ए जीरो पोटेंशियल, इसलिए न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूं, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर फेज मॉडल ड्रॉ किया जाता है, याद रखिएगा। एंड दिस इज नथिंग बट द अर्थ।
अगर मान लीजिए न्यूट्रल का पोटेंशियल 0 है, तब आप न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे, न्यूट्रल ही आपका ग्राउंड होगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द 0। चलो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मुझे इनपुट साइड का वोल्टेज मालूम है, आउटपुट साइड का, फिर सेंडिंग इन का मुझे वोल्टेज मालूम है। व्हाट इज द सेंडिंग इन वोल्टेज? सेंडिंग इन वोल्टेज आपको मालूम है नेगेटिव सीक्वेंस, ये सेंडिंग, या फिर ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। हेलो, दिस इज इनपुट। इनपुट वोल्टेज कितना है आपका? VR2, और आउटपुट में कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है? VR2 डैश। कितना वोल्टेज मिला? VR2 डैश। अच्छा, कितना करंट पास कर रहा है? दैट इज IR2। कितना इंपीडेंस ऑफ सर्किट ट्रांसमिशन लाइन से इस समय निगेटिव सीक्वेंस सर्किट में ट्रांसमिशन लाइन से कितना करंट पास करेगा? IR2 निगेटिव सीक्वेंस करंट पास करेगा, और ट्रांसमिशन लाइन निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के, निगेटिव सीक्वेंस करंट के लिए कौन सा इंपीडेंस ऑफर करेगी? नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफर करेगी, ठीक है। नाउ दिस इज द नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाने के लिए आप ट्रांसमिशन लाइन को उसके नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, और उस समय ट्रांसमिशन लाइन से कौन सा करंट पास करेगा? दैट इज नेगेटिव सीक्वेंस करंट पास करेगा। यहां से अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें, सेम इक्वेशन ऊपर वाली, इस इक्वेशन से ये सर्किट ड्रॉ किया है, इस सर्किट से इक्वेशन लिखेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी, लिख के देख लीजिए। चलो केवीएल लगा देते, जब ये करंट पास करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये आपका प्लस होगा, करंट हमेशा हाईएस्ट से लोअर फ्लो करता है, तो दैट इज इक्वल टू प्लस नेगेटिव सीक्वेंस करंट मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस माइनस VR2 डैश, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, माइनस VR2 इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस वैल्यू 0। सर मैंने बोला कि न्यूट्रल और ग्राउंड में कंफ्यूज नहीं होना, जब भी पर फेज मॉडल बनाते ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। अगर सिस्टम बैलेंस है तो न्यूट्रल मेरा ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा, तो ग्राउंड आपका जो न्यूट्रल है उसको आप ग्राउंड कह सकते हैं बैलेंस सिस्टम। तो बैलेंस सिस्टम में आप ग्राउंड बोलिए फिर न्यूट्रल बोलिए, बात क्या है? सेम है। इसलिए जब भी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है क्या करते हैं, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं। सिस्टम बैलेंस है तो न्यूट्रल ही ग्राउंड पोटेंशियल पे है, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम अनबैलेंस है तो पर फेज मॉडल हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रल ग्राउंड पोटेंशियल पे नहीं है तो ग्राउंड का पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल अलग होगा, तो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, वहां न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। IR1 और IR2 इक्वल होगा? नहीं, जरूरी नहीं कि IR1 और IR2 आपका इक्वल हो, ठीक है। इंपीडेंस में आप देखेंगे कि चाहे पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पास करे चाहे नेगेटिव सीक्वेंस करंट पास करे, ट्रांसमिशन इन दोनों के लिए बराबर करंट क्या करेगी? ड्रॉ करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम बराबर ही आएंगे, क्योंकि इंपीडेंस ऑफर्ड कैसा है? बराबर है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट, यहां से जब चीजें लिखेंगे तो आएगा that is VR2 minus VR2 dash is equal to, that is sending in negative sequence voltage minus receiving negative sequence voltage is equal to negative sequence current into negative sequence impedance. So this is nothing but the circuit of the ट्रांसमिशन लाइन निगेटिव सीक्वेंस सर्किट। ये निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है ट्रांसमिशन लाइन। कैसे डॉट कर लीजिए? निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन को उसके निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से केवल क्या कर देना? रिप्लेस कर देना। पूछा जाए करंट कितना फ्लो करेगा उस समय ट्रांसमिशन लाइन से? दैट इज निगेटिव सीक्वेंस करंट, ठीक है। चलो सर इक्वल नहीं होगा, मैंने ये बोला कि इक्वल नहीं होगा। देखो ट्रांसमिशन लाइन के केस में इंपीडेंस बराबर है तो करंट आपके सेम आएंगे, ठीक है। लेकिन अन्य अगर मैं जो है इक्विपमेंट के बारे में बात करूं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया या फिर आपका जो है जनरेटर, तो अगर वहां पर हम बात करेंगे तो वहां पर बराबर नहीं आती, क्योंकि इंपीडेंस अलग अलग हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इस केस में बराबर आएंगे। ट्रांसमिशन लाइन के केस में निगेटिव सीक्वेंस करंट और निगेटिव सीक्वेंस, दैट इज नथिंग बट द
पॉजिटिव सीक्वेंस करंट दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि करंट आपका इंपीडेंस बराबर आपका शो हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलो, जरा इसमें भी जरा डॉट डॉट कर लो। ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है ट्रांसमिशन लाइन का। तीन नेटवर्क है जिनके मुझे सीक्वेंशियल नेटवर्क बताने। ट्रांसमिशन लाइन का मैं आपको बता चुका हूं, जनरेटर बचा है और ट्रांसफार्मर बचा है। सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर का पूछा जाता है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाते हैं। चलो नेक्स्ट हो गया है, आगे चल सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है, और उस शॉर्टकट का यूज करके हम लोग उसके नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है। जहां भी देखो शॉर्टकट हो सकता है वहां मैं आपको बता दूंगा, जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं डेरिवेशन करा के बनाया, तो आपको कभी भूलेगा नहीं कि ट्रांसमिशन लाइन का जब मैं निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाऊंगा तो ट्रांसमिशन लाइन को उसके निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से रिप्लेस कर दूंगा। पॉजिटिव सीक्वेंस मॉडल बनाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को उसके पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने के लिए आप ट्रांसमिशन लाइन को उसके किस नेटवर्क से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज नथिंग बट द जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस से क्या कर देंगे। ये जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन लिखे, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की इक्वेशन लिखी हुई है। चलो लिख रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालें, दैट इज पर फेज जीरो sequential network of the transmission पर फेज जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन। तो अभी आपने देखा एसएससी पेट का एडमिट कार्ड आ गया। एसएससी पेट का एडमिट कार्ड कब है पेपर तुम लोग का, पेट का एग्जामिनेशन, पेट का एग्जामिनेशन कब है, 15 तारीख को है, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत थोड़ा, पेट में तो नॉन टेक आता है भाई, तुम्हें इससे टेक्निकल से क्या लेना देना है। पेट के एग्जामिनेशन छुट्टी कर देंगे उस दिन, एक दिन की, उसमें तुम कहे कुछ टेंशन ले रहे हो भाई। अच्छा छुट्टी चाहिए इसलिए तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास चला देंगे, रिकॉर्डेड देख लेना, कहे की छुट्टी है ना। चलो तो इक्वेशन लिख रहे हैं, दैट इज जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मल्टीप्लाइड बाई जीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है। जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप को आप लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन जीरो सीक्वेंशियल वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन जीरो सीक्वेंशियल वोल्टेज। ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। चलो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने सर्किट को बनाने वाले हैं। तो नाउ पर फेज मॉडल बनाने वाले हैं आर फेज के लिए। नाउ दिस इज द, हमेशा पर फेज मॉडल जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया जाता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं जीरो पावर बस या फिर अर्थ। अर्थ बोलिए या फिर ग्राउंड, जो कि जीरो पोटेंशियल पे माना जाता है ना। इनपुट वोल्टेज कितना है, ये इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट से आउटपुट की तरफ आपका चीजें फ्लो कर रही है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, इनपुट में कितना वोल्टेज है, सेंडिंग इन का नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज वी आर नॉट, और रिसीविंग इन का वोल्टेज कितना है, वी आर नॉट डैश। कितना करंट पास कर रहा है, जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क में ट्रांसमिशन लाइन से कौन सा करंट पास करेगा, जीरो सीक्वेंस करंट क्या करेगा, पास करेगा। और इस जीरो सीक्वेंस करंट के लिए आपकी ट्रांसमिशन लाइन कितना इंपीडेंस ऑफर करेगी, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस क्या करेगी, ऑफर। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का, आप ट्रांसमिशन लाइन को उसके जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। दिस इज द नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। दिस इज द, आप इस नेटवर्क से सेम इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन से सर्किट बनाया है तो सर्किट से इक्वेशन लिखिए तो सेम ही चीज आएगा। जब ये करंट इससे पास करेगा तो ड्रॉप होगा प्लस माइनस, कितना ड्रॉप होगा, प्लस
करंट जीरो सीक्वेंस करंट मल्टीप्लाइड बाय जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस प्लस रिसीविंग इन जीरो सीक्वेंस वोल्टेज माइनस सेंडिंग इन जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, जहां चलते वहीं पहुंच गए, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और जीरो, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज माइनस receiving in zero sequence voltage is equal to zero sequence current into zero sequence voltage. Now this is nothing but the voltage drop of the zero sequence voltage. सर्किट से इक्वेशन लिखिए, यहाँ पर केवीएल लगा, ये प्लस और ये माइनस. तो नाउ दिस इज द कंप्लीट योर आपका ट्रांसमिशन लाइन का आपका जीरो सीक्वेंस सीक्वेंशियल नेटवर्क आपको मैंने बताया, ट्रांसमिशन लाइन का जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क मैंने आपको बता दिया. ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत है? ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंशियल नेटवर्क आपको क्लियर है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क बना रहे हैं तो आपको ट्रांसमिशन लाइन को पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को उसके पॉजिटिव सीक्वेंशियल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देंगे. नेगेटिव सीक्वेंशियल अगर आप सर्किट बनाना चाहते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो नेगेटिव सीक्वेंशियल सर्किट में ट्रांसमिशन लाइन को उसके नेगेटिव सीक्वेंशियल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देंगे. और जीरो सीक्वेंस अगर आप जो है क्या करना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो आप ट्रांसमिशन लाइन को उसके जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस करते हैं. अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए यहां पर नोट करके लिखें. ठीक है, एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख दूंगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूं. अच्छा, मैसेज आ गया 10 मिनट वाला. ठीक है, तो 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, फिर जनरेटर वाला फिर कल पढ़ा देंगे आपको जो है. ठीक है, नहीं तो फिर से लॉगिन आईडी पासवर्ड करना पड़ेगा. और फिर उसके बाद 15 मिनट से 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको यूटिलाइजेशन पढ़ा दूंगा. ठीक है, चलिए. अच्छा ये बताइए, नोट करके लिखेंगे, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का क्या था? जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस था ZS प्लस 2ZM. पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस कितना निकाला था? ZS माइनस ZM. और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस कितना निकाला था? ZS माइनस ZM. यही निकाला था ना. क्वेश्चन बोला जाए कि अगर ट्रांसमिशन लाइन जो है कैसी हो, म्यूचुअली ज्वाइंट ना हो. म्यूचुअली ज्वाइंट ना होने का मतलब उनके बीच में मैग्नेटिक कपलिंग ना हो, मतलब म्यूचुअल इंपीडेंस ना हो, म्यूचुअल इंपीडेंस की वैल्यू जीरो हो जाए. तो अब आपके जरा सीक्वेंशियल इंपीडेंस की वैल्यू बता सकते हैं, लिख रहा हूं. इफ द ट्रांसमिशन लाइन, हेलो ये बताओ, बोला जाए कि ट्रांसमिशन लाइन म्यूचुअली डिसजॉइंट या फिर म्यूचुअली ज्वाइंटेड ना हो. म्यूचुअली ज्वाइंटेड क्यों थी? क्योंकि आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या थे? नॉन जीरो. यहां पर आओ, यहां देखो, इन नॉन डायगोनल एलिमेंट जेडएम की वैल्यू जेडएम था, इसलिए नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं थे. अगर ये जीरो नहीं थे तो आप किसी भी फेज का जब ड्रॉप निकालेंगे तो यहाँ पर वाई फेज भी आ जाएगा और बी फेज भी आ जाएगा, डिपेंड करेगा. अगर ये जीरो होते तो आर फेज का जो वोल्टेज है वो केवल किस पे डिपेंड करता? आर फेज के करंट पे डिपेंड करता. तो म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब होता है कि दैट इज नथिंग बट, अगर ट्रांसमिशन लाइन बोले कि म्यूचुअली डिसजॉइंट है या फिर म्यूचुअली ज्वाइंट नहीं है, मतलब कौन सा इंपीडेंस जीरो है? ZM जीरो है. मेरी बात समझ रहे हैं? चलो देखिए, इफ द ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट म्यूचुअली ज्वाइंटेड, देन अगर ट्रांसमिशन लाइन बोले जाए कि म्यूचुअली ज्वाइंटेड नहीं है तो म्यूचुअल इंपीडेंस आपको क्या लेना है? जीरो. फॉर म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली ज्वाइंटेड, मतलब नॉट म्यूचुअली ज्वाइंटेड का मतलब दैट इज डिसजॉइंट. इफ द ट्रांसमिशन लाइन इज म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है, तो आपको ZM जीरो लेना है. तो अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन म्यूचुअली क्या है? डिसजॉइंट है, तो ZM की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तब जरा बता दिए, सो दैट व्हाट इज द जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन? ZS. पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस कितना हो जाएगा? ZS. और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस कितना हो जाएगा? ZS.
और यहां से निकाल सकते हैं अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन म्यूचुअली ज्वाइंट नहीं है तो ट्रांसमिशन लाइन के तीनों जो सीक्वेंशियल इंपीडेंस है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, ट्रांसमिशन लाइन के सेल्फ इंपीडेंस के बराबर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन जो आया था एसएससी में उसको लिखिए। क्वेश्चन जो एसएससी में आया था इफ द फेज conductors of a three-phase line are magnetically shielded या फिर are शील्डिंग करने का मतलब क्या होता है? शील्डिंग का मतलब होता है बचाव करना। आपने पढ़ा होगा ये चीज, सर ने पढ़ाई होगी जब आपको जो है मटेरियल साइंस पढ़ा रहे होंगे या फिर आपको मेजरमेंट पढ़ा रहे होंगे। थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन आर शील्डेड, शील्डिंग की गई किससे, मैग्नेटिकली। इसका मतलब भी उसने दिया था, दैट इज शील्डेड मैग्नेटिक का मतलब है फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन लाइन वन कंडक्टर does not link with another conductor। ये उसने लिख के भी दिया था एसएससी में। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब है कि आपने हर एक कंडक्टर में एक शील्डिंग लगा रखी है और शील्डिंग लगाने से आपका एक फेज के कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते उसका फ्लक्स दूसरे कंडक्टर से लिंक नहीं करता। तो क्या म्यूचुअल इंपीडेंस कंसीडर करेंगे लाइन के बीच में? नहीं कंसीडर करेंगे। दैट इज द म्यूचुअली डिसजॉइंटेड नेटवर्क हो जाएंगे। अगर एक का फ्लक्स दूसरे लिंक नहीं कर रहा तो दे आर नॉट म्यूचुअली ज्वाइंटेड, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंटेड नेटवर्क। और फॉर म्यूचुअली डिसजॉइंटेड नेटवर्क अभी अभी लिखाया है जेडएम क्या होगा, जीरो। जेडएम किसके इफेक्ट को बताता था, जब फ्लक्स लिंक करता था another conductor, the sequential impedance of the line are ऑप्शन नंबर ए Z1 इज इक्वल टू Z2। पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस बराबर होंगे जो कि आपके जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस से कम होंगे। ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस सबसे कम होगा, निगेटिव उससे बड़ा होगा और जीरो सबसे बड़ा होगा। पॉजिटिव निगेटिव वाले से कम होगा जो कि जीरो सीक्वेंस के बराबर होगा। और ऑप्शन नंबर डी जीरो सीक्वेंशियल इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के बराबर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। देखो मेरा कहने का मतलब है, हेलो यहां देखो, ये जो तीन फेज की ट्रांसमिशन लाइन थी ना, इस बार अपने कंडक्टर पे क्या चढ़ा रखी है, शील्डिंग चढ़ा रखी है। क्या चढ़ा रखी है? शील्डिंग। हेलो इधर देखो बोर्ड पे, आपने अपने कंडक्टर पे क्या कर रखी है, यहां पर मैग्नेट, हर एक कंडक्टर में मैग्नेटिक शील्डिंग कर रखी है, इसमें भी और इसमें भी, जिसकी वजह से एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक नहीं कर पा रहा। दूसरे लिंक नहीं करेगा तो क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा? क्या इसके करंट की वजह से नहीं आएगा? तो दैट इज इंड्यूस ईएमएफ का इफेक्ट कौन बताता था? जेडएम बताता था, म्यूचुअल इंपीडेंस आपको बताता था। ठीक है, तो जनरली हम क्या करेंगे कि डिसजॉइंटेड का मतलब, हेलो डिसजॉइंटेड का मतलब क्या हुआ, दैट इज मैग्नेटिक शील्डिंग करने से कि एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक नहीं कर रहा। यहां मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, सो दैट थ्री फेज lines are mutually disjointed
so that mutual impedance 0. Hence जब तीनों सीक्वेंशियल इंपीडेंस निकालेंगे, अगर Zm 0 है तो तीनों सीक्वेंशियल इंपीडेंस आपस में कैसे आएंगे? बराबर। यहां से लिख सकते हैं Z0 जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे? सेल्फ इंपीडेंस के। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज नथिंग बट द डी पार्टिकल। ठीक है, तो चलो कल मैं आपको जो है